नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीने स्टडी क्लासेस में। आज हम स्टडी करेंगे विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर है जीके। उसमें जनरल साइंस के पेपर में एक नया सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुए हैं, दो फिजिक्स के, विद्युत और साउंड यानी ध्वनि। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो सिलेबस स्टार्ट करवा रही हूँ उसमें सबसे पहला टॉपिक ये दोनों लूँगी, विद्युत और ध्वनि, ताकि हमारे क्वेश्चन करने के चांसेस मैक्सिमम हो। मुझे लगता है पर्सनली कि एक क्वेश्चन इन दोनों में से जरूर आएगा। ठीक है, तो हम चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है आप लोगों को। अब विद्युत में मेन क्या होता है? करंट। विद्युत में क्या है? करंट। करंट किसके कारण बहता है वो हम देखते हैं कि विद्युत धारा, जिसको हम करंट कहते हैं, वो जो होता है वो चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होता है। आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन क्या? चालक क्या है? मेन चालक यानी जो तार है, चालक यानी जिसमें धारा बह सकती है, वो चालक है, जिसमें चल सकती है धारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है कि हर दुनिया में हर वस्तु एक छोटे से छोटे कण से बनी हुई रहती है, जिस मतलब हर वस्तु का जो लास्ट कण है, जिसको तोड़ तोड़ के हम थक जाएं, लास्ट में उस कण को तोड़ ही ना सके, वो हर एक छोटे छोटे कण से जो वस्तु बनी हुई होती है, उस कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु। यानी ऐसा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, और वो हर वस्तु में है, टेबल में है, कुर्सी में है, चेयर में है, प्लास्टिक में है, सब में है परमाणु। परमाणु की संरचना क्या होती है? देखिए, सबसे पहले जैसे ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज के होते हैं, ये प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज का होता है। इनको आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी। तो जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा यानी आकर्षण के द्वारा बंधे रहते हैं। अब किसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल कर बाहर निकल कर गति करने लग जाते हैं, प्रवाहित होने लग जाते हैं परमाणु से। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। यानी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है विद्युत धारा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक तरह का आवेश ही है। ये डायग्राम है जैसे, अब इसमें ये क्या सेल लगा हुआ है, सेल में ये क्या है? धनायन, ये क्या? ऋणायन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋणायन है, तो इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ बहेगा, यही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धारा की दिशा ये नहीं है। धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर है। धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा है धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की तरफ धारा बहती है। ये धारा का प्रवाह की दिशा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, धारा पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रही है? वो इसलिए कि जब विद्युत की खोज हुई थी, है ना, जब विद्युत की परिकल्पना की थी, तब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। तब उन्होंने ये माना था कि एक आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। आवेश तो इलेक्ट्रॉन भी है, पर उन्होंने उस वक्त उस आवेश को धनावेश माना था। उन्होंने क्या माना था? उस आवेश को धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज माना था। और इसीलिए उन लोगों ने धारा की दिशा क्या कहा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और आज भी हम वो चीज हमें पता चल चुका हालांकि कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक में जाते हैं, पर फिर भी हम फिलहाल उस जैसे पुराने में उन लोगों ने सेट कर दिया था धनात्मक से ऋणात्मक, तो हम आज भी धारा किस में पढ़ते हैं? धनात्मक से ऋणात्मक। ये गलत नहीं है वैसे, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण हैं, वो बहुत हाई लेवल के हैं कि ऐसा क्यों माना, उसको चेंज क्यों नहीं किया। पर आप ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह की दिशा है वो ऋणात्मक से धनात्मक है, बट धारा की दिशा क्या है? वो धनात्मक से ऋणात्मक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। अब उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जैसे एक तार है, ठीक है, तार में यहां से लेकर यहां तक धारा प्रवाहित हुई। अब ये परिभाषा नहीं हो सकती ना, क्योंकि धारा प्रवाहित हुई, कितनी प्रवाहित हुई, उसका कुछ टाइम तो होना चाहिए। जैसे हम ये कहें कि 1 सेकंड में 1 आवेश गया, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 आवेश गए, 4 आवेश गए, 5 आवेश गए, तो 1 सेकंड में यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कितने आवेश निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, वो उसके धारा का मेजरमेंट हम देंगे। ऐसे हम कैसे बताएंगे? सिर्फ आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये इनकम्प्लीट परिभाषा है। प्रॉपर परिभाषा क्या है कि किसी 1 सेकंड से गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसके अलावा भी एक परिभाषा है, वो ये है कि विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहते हैं। दर आपने, सॉरी 1 मिनट छोटा कर देती हूँ इसको, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। ओके, ये क्या? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। ये दर वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, कार्य करने की दर, ऊष्मा की दर, गति की दर। दर का मतलब क्या है? टाइम। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में
जितना आवेश बहा है वो उसकी धारा है। दर का मतलब हर जगह आपको किसी ने फॉर्मूले में यहाँ पर क्या मिलेगा, टी, इस जगह पे टी समय में। दर का नाम आते ही समझना कि समय की बात हो रही है। तो यहाँ ये सूत्र भी दिया हुआ है, इसका क्या सूत्र दिया हुआ है कि धारा बराबर क्या है, Q अपॉन टी, यानी एक पर्टिकुलर समय में जितना आवेश बहा उस तार में से वो उसकी धारा है। अब आई को हम किससे लिखते हैं, आई को हम लिखते हैं यहाँ पर देखो एम्पियर से। आई को किससे लिखते हैं अपन, एम्पियर से। ये मैंने लिखा नहीं इसलिए लिख रही हूँ। क्यू को हम लिखते हैं कुलाम में, और टी को आपको पता ही एक सेकंड में लिखा जाता है। यानी ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा के लिए क्या था, 1 सेकंड में, यहाँ लिख सकते हैं 1 सेकंड में कितना आवेश गया, 1 आवेश, 1 गुलाम। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर की परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे कि 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, वेरी इजी। अब यहाँ पर इसका मात्रक देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 1 एम्पियर बराबर 1 गुलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1C अपॉन सेकेंड। इस सेकंड को जब ऊपर लिखते हैं अपन तो कभी कभी हम इसको -1 भी लिखते हैं, जैसे गुलाम इंटू सेकेंड -1 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भाग में है, डिवाइड में है, और ऊपर यहाँ जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये जो माइनस, यहाँ अभी कोई घात नहीं, इसको 1 मान सकते हैं, तो ये -1 हो जाता है ऊपर आता है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए यानी क्वेश्चन आंसर के लिए हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कहीं अगर आपको MA लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर है, और कहीं माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है मतलब 10⁻6 एम्पियर है। ये कहाँ यूज होते हैं, ये यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसमें चीजें फिक्स है कि टी जो मैंने बोला या सेकंड, मात्रक में क्या आ रहा है सेकंड, यानी समय हमेशा सेकंड में ही होना चाहिए। क्यू कुलाम में, किलो कुलाम ये नहीं होना चाहिए, कुलाम में ही होना चाहिए, और एम्पियर ए में ही, एम्पियर में होना चाहिए। मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर हुआ तो हमको उसको एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। यानी इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करने के लिए उसके मात्रक फिक्स है, अगर वो चेंज है तो उसको कन्वर्ट करने पड़ते हैं। अगर ये मिनट में है तो उसको सेकंड बनाएंगे, ये मिली एम्पियर में तो उसको एम्पियर में बनाएंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट का साइन कर लेना कि विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या है, अमीटर, और उसको जोड़ा किस क्रम में जाता है, श्रृंखला क्रम में। आप सोच रहे होंगे श्रृंखला क्रम क्या है, देखिए जैसे ये विद्युत परिपथ है, एक साइन बड़ा होता है बैटरी में, एक छोटा रखते हैं, जो बड़ा होता है पॉजिटिव होता है, छोटा होता है नेगेटिव होता है। इसमें यहाँ पर इसी सीरीज में, इसी बैटरी के आगे हम जो जोड़ते हैं सीरीज में, उसको कहते हैं ये एमीटर जोड़ा, इसको कहते हैं श्रृंखला क्रम। ठीक है, और अगर इस बैटरी का, जैसे इस बैटरी का एक ये सिरा है पॉजिटिव वाला, ये जा रहा है ना इधर, ये पॉजिटिव है, ये क्या है दूसरा सिरा, नहीं तीसरा सिरा, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, 2 सिरे, वो कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, ये बैटरी है ना, समझो ये बल्ब है, थोड़ा मैं यहाँ समझाती हूँ आपको, जैसे बल्ब है ना, ये बल्ब है, बल्ब के यहाँ पर ये देखो, ये तो इसके श्रेणी क्रम में ही लगा हुआ, उसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, पर अगर मैं बल्ब के यहाँ पर कोई चीज जोड़ती यहाँ इन 2 सिरों के बीच में, तो ये समांतर क्रम कहलाता है, ये श्रेणी क्रम नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अमीटर को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसका क्वेश्चन ले रहे थे न्यूमेरिकल, बहुत ही ईजी है, फटाफट से कर लेते हैं। पर इसको देखिए, यदि किसी परिपथ में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो तो परिपथ से होकर जाने वाले विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक क्वेश्चन अगर पढ़ के समझ में नहीं आता है तो आप सीधा सीधा उसकी वैल्यू ढूंढिए, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आई बराबर क्या है 0.5। मैंने क्यों लिखा कि ये आई है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ एम्पियर, एम्पियर में एम्पियर क्या होता है धारा, धारा को क्या लिखेंगे आई। अब यहाँ पर क्या लिखा मिनट, यानी वो क्या है समय टी, टी बराबर क्या है दोनों 10 मिनट। और हमको निकालना क्या है, निकालना है विद्युत आवेश। आवेश को हम क्या लिखते हैं, अभी हमको बताया था आपको, चार्ज आवेश, इलेक्ट्रॉन चाहे प्रोटॉन है वो क्यू, ये हमको निकालना है। अब ये तीनों जिस फॉर्मूले में आए, ऐसा फॉर्मूला जस्ट हमने अभी पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, क्यू, क्यू फाइंड करने के लिए हमको क्यू को इधर छोड़ना है, टी को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर ये आएगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये क्यू इधर का इधर, आई यहाँ का यहाँ, और टी को हमने इधर भेजा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ इस तरह इसको फ्लिप करके भी लिख सकते हैं अपन, आई इंटू टी भी लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में कि इसमें टी सेकंड में होना जरूरी है, क्यू कुलाम है जो कुलाम में होना जरूरी है, आई एम्पियर में ही होना जरूरी है। अब देखो कुलाम तो हमको निकालना, आई हमको एम्पियर में दिया हुआ है,
बट टी हमको जो यहाँ है वो मिनट में दिया हुआ है, तो उसको हमको सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो कितने आ जाएंगे? 600 सेकंड्स। ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे हम लोग। यानी धारा कितनी थी? 0.5, सेकंड कितने? 600। इसको करना क्या है? पॉइंट को ऐसे कैसे रहने दो, पहले आप भूल जाओ पॉइंट है, पहले सिर्फ आप 5 को मल्टीप्लाई करो 600 से, कितना आएगा? 2 0 एज इट इज लगाया मैंने ये, और 5 6 5 से 30 कर दिया। ठीक है, अब एक के बाद पॉइंट है ये, तो हम भी इधर एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर हमारा कितना आया? 300 कूलाम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत ईजी है न्यूमेरिकल करना, इतना टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अपने विद्युत विभव की तरफ। इसको देख लेते हैं। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता है कि हम अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवेश को लेकर जाते हैं, आवेश क्या है? Q, तो उसके लिए हमको जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत विभव है। आपको लग रहा होगा ये क्या है? ये देखिए, मैं आपको इससे समझाती हूँ। ये जैसे ये है विद्युत विभव है, ये एक अनंत पे पॉइंट हमने माना, एक पॉइंट माना हमने परिपथ में या किसी जगह पे। ठीक है, ये है परिपथ की विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में, दोनों में साथ साथ ही समझा देती हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ, इसे मैं डायरेक्ट समझा देती हूँ आपको। देखिए, अनंत है, अनंत है, अनंत में क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? 0। तो अनंत से किसी बिंदु को एक किसी कुल आवेश को, आवेश है ना ये Q कूलाम को लेकर इस बिंदु पर लेकर आते हैं, तो उसमें जो कार्य किया जाता है, जो एनर्जी हमारी लगती है, उसको विद्युत विभव कहते हैं। जबकि विद्युत विभवांतर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में, याद रखना भी सर्किट की बात करें विभवांतर, क्योंकि किसी सर्किट में जब तक दो विभवांतर, किसी दो पॉइंट पे विभवांतर नहीं होगा, अंतर नहीं होगा विभव का, तब तक धारा नहीं बहती है, इसीलिए विभवांतर की बात होती है। तो किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या है? विद्युत विभवांतर है। मोटा मोटी दोनों में अंतर क्या है कि विद्युत विभव है वो किसी एक बिंदु की ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका जो, ये देखो यहाँ पर तो इसका विभव क्या था? 0। यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका विभव था, तो एक्चुअली विभव किसका है? इसी का है। क्योंकि अगर मैं इसको बोलूँ VA, इसको मैं बोलूँ VB, ठीक है, तो अगर VB ज्यादा होगा तो VB माइनस VA कर दूं मैं, यानी इसको मैं मानूं 8 है, तो 8 में से 0 गए, कितना है? 8 ही। एक्चुअली तो ये किसी एक पॉइंट का ही है, जबकि इसका मैं मानूं अगर 10 वोल्ट है, इसका मैं मानूं 8 वोल्ट है, तो इसका विभवांतर कितना आया? इसका विभवांतर है 2। यानी अब ये दो पॉइंट्स के बीच में विभव का अंतर है। ठीक है, समझ गए? इसलिए ये जो है वो किसी एक बिंदु की ऊर्जा है और ये दो बिंदु की ऊर्जा में फर्क है, क्योंकि इसमें हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत पे कोई विभवांतर होता नहीं, एक बिंदु तक ही आता, तो मेन वो एक ही बिंदु के विभव है, और ये दो बिंदुओं के ऊर्जा में विभव में अंतर है, सॉरी। ठीक है, अब विद्युत धारा क्या होती है? वो हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की तरफ प्रवाहित होती है, और ये प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि जब दो पॉइंट्स में, किसी दो पॉइंट में, यहाँ से यहाँ तक कोई तार है, ठीक है, ये इस पॉइंट में और इस पॉइंट में विभव का अंतर होता, तभी धारा बहेगी। तो धारा तब भी बहेगी जब विभवांतर होगा, सिंपल चीज है। अब इन दोनों के लिए एक कॉमन सूत्र, चाहे विद्युत विभव हो चाहे विद्युत विभवांतर हो, सूत्र एक ही काम में लिया जाता है, वो ये है कि देखो, आपको बताया था मैंने कि किसी तार में जो Q आवेश है उसको ले जाने के लिए W जो वर्क किया जाता है, इस बिंदु से इस बिंदु पर ले जाने पर, Q आवेश को ले जाने पर जो W वर्क किया जाता है, यानी V Q आवेश को हम लेके गए तो जो कार्य हमने किया W, वही उसका विभवांतर का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? वोल्ट, यहाँ पर होगा ये वर्क जूल में, ये होता है जूल में, और Q कूलाम आपको पता ही है। तो 1 वोल्ट यानी क्या होगा? 1 वोल्ट होगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, और जूल V इज इक्वल टू क्या होगा? जूल पर कूलाम, ये इसका मात्रक हो गया। V इज इक्वल टू क्या होगा? जूल अपॉन कूलाम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, या जूल इनटू कूलाम -1, तीनों ही चीज एक ही बात है। अपॉन इस तरह लिखो, पर कूलाम इस तरह बोलो, या इनटू करके इसको ऊपर भेज दो, एक ही बात है तीनों। अब ये एक कूलाम की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी कि एक कूलाम आवेश को, ये देखिए, एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल अगर हम कार्य करें तो 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। ठीक है, सिंपल है ये। इस सबसे इंपॉर्टेंट का एक तो इसका फॉर्मूला हो गया, दूसरा ये जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था धारा में अमीटर, वैसे ही इसमें वोल्ट मापने का जो उपकरण है वो क्या है? वोल्टामीटर।
इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं और इसको समांतर रूप में जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ये परिपथ था, यहाँ पे मैंने बल्ब लगाया था, इस बल्ब के दो बिंदुओं के बीच में मैंने आपको कहा था कि जब जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम है, इसीलिए बताया था मैंने आपको। तो वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ये क्वेश्चन सैकड़ों बार मैंने किसी एग्जाम में देखा, मतलब इतना आया पिछले 8 साल से जब मैं पढ़ा रही हूँ ये चीज, तो मैंने काफी एग्जाम्स में, काफी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि अमीटर धारा मापने का यंत्र है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टामीटर वोल्ट मापने का उपकरण है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फटाफट इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट पेपर पे बढ़ते थे। देखो यहाँ पर है 12 वोल्ट विभवांतर के बीच में दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश रखने में कार्य कितना किया। वेरी सिंपल, मैंने आपको क्या कहा, नहीं पढ़ने का मन हो तो आप सीधा ये पकड़ो कि ये दिया हुआ क्या है, विभवांतर V इज इक्वल टू क्या है 12 वोल्ट। ये क्या दिया हुआ, आवेश Q है, कूलम लिखा हुआ आगे, हमको पता 2, पूछा क्या है कार्य। अब हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, किस फॉर्मूले में तीनों आते हैं। अभी हमने पढ़ा है जस्ट राइट ना अभी कि W/Q होता है। W क्या है यहाँ पर, है ही नहीं, निकालना है हमको तो फिर ये क्या, W यहीं छोड़ेंगे हम और Q को हम क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, W इधर ही छोड़ दिया भैया, यहाँ भेज दिया हमने, V यहीं है, Q इधर आया तो मल्टीप्लाई में आ गया, ये Q यहाँ आया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। ये तो फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर फ्लिप कर सकते हैं इसको, इधर इसको इधर भेजे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये आ गया, V कितना दिया हुआ हमारे पास 12 वोल्ट, Q कितना दिया हुआ 2 कूलम, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 24। बट अब ये वोल्ट और कूलम मिलकर W का लगेगा मात्र, क्या है यहाँ पर जूल। तो कितना कार्य किया इन्होंने 24 जूल। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन से और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे आते हैं, हो सकता है कि इनके नंबर्स चेंज कर दे पर क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। ये देखिए विद्युत परिपथ की बात हो रही। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ होता है एक सतत और बंद मार्ग। मैं जैसे बताया आपको, ये देखिए समझा देती हूँ मैं आपको। ये बैटरी है, यहाँ मैंने अमीटर जोड़ दिया, यहाँ मैंने एक कुंजी लगा दी, यहाँ मैंने एक बल्ब जोड़ दिया। मेरा मुझसे बल्ब अच्छा नहीं बनता है, आई ट्राई, पेड़ ही बनता है हमेशा। ठीक है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था पहले आरपीएससी में बहुत टाइम पहले, तो इन्होंने ऐसा सर्किट दिया था और पूछा कि धारा किस तरफ बहती है, धारा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी या नहीं जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सीधा, आप भी अगर इसको देखोगे तो सबसे पहले उत्तर क्या दोगे कि धारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, यही पढ़ा है अपन ने अभी। बट ये आंसर गलत हो गया था, क्योंकि ये जो सिंबल इन्होंने दिया था ये खुली कुंजी का, खुले स्विच का था। ये देखिए यहाँ पर खुली स्विच है और ये जो स्विच है वो क्या है, बंद स्विच है। तो यहाँ पर अगर हम डॉट लगाते हैं तो परिपथ पूर्ण होता है और धारा बहेगी, अदरवाइज नहीं बहेगी। इसीलिए मैंने आपको इसके सिंबल्स दिए कि कभी कभी सिंबल्स पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो एक बार फटाफट से सिंबल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये विद्युत सेल है, आपको बताया मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको ऐसे खूब सारे सेल जब हम जोड़ दें उसको हम बैटरी कहते हैं। ये खुला स्विच है और ये बंद परिपथ, स्विच परिपथ बंद करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विद्युत बल्ब। चलो हम आज से ये वाला साइन बनाएंगे, है ना, ये इजी बनाना है, ऐसा बल्ब मुझसे बनता नहीं है। ये प्रतिरोध, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का साइन ये है और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये परिवर्ती प्रतिरोध, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अमीटर और वोल्ट मीटर। ये आपको पता है क्या है, अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत धारा मापने के लिए, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत विभव मापने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं ओम का नियम। मेन, अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा था, मेन जो क्वेश्चन चीज है वो अभी आई है, ओम का नियम। तो देखते हैं ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम, जर्मन वैज्ञानिक ओम के अनुसार किसी चालक के दो सिरों के बीच में, यानी किसी तार के 2 पॉइंट्स के बीच में विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के, करंट के समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, यानी अगर विभवांतर बढ़ा तो धारा भी बढ़ी, विभवांतर कम हुआ तो धारा भी कम होगी। ये समान अनुपात में होते हैं। ये तार है, ठीक है, ये तार है, इस तार में यहाँ इस सिरे पे और इस सिरे पे कुछ विभवांतर है तो इधर कुछ धारा बहेगी। अगर ये विभवांतर ज्यादा है तो धारा ज्यादा होगी, अगर ये विभवांतर कम है तो धारा कम होगी। यही ओम का नियम है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, इसके लिए कंडीशन दी है कि टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, यानी तापमान स्थिर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ग्राफ भी दिया हुआ है, ये देखिए, जैसे ये धारा है, ये धारा है, ये इस तरफ बढ़ रही है और ये विभवांतर है वो इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो धारा देखिए, ये एक पॉइंट पे इधर बढ़ी, इस साइड बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी, यहाँ बढ़ी,
और ये ऊपर जाता है, विभवांतर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यानी ये दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे हैं। धारा बढ़ रही है तो विभवांतर भी बढ़ रहा है। इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन दोनों का जो ग्राफ मिलता है वो सरल रेखीय मिलता है। सरल रेखीय, ये देखिए, ये सरल रेखीय रेखा स्ट्रेट है, इसकी सीधी है और सरल रेखीय है। ये ग्राफ जो होता है सरल रेखीय होता है। यही इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में ग्राफ कौन सा बनता है। और फटाफट इसका गणितीय रूप देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि v समानुपाती i होता है। ये समानुपाती का साइन है। ये साइन जब हटता है, इक्वल टू लगाते हैं हम, यानी इस साइन को हटाकर अगर इक्वल टू लगाते हैं, एक नियतांक लगता है जो कि r है। ये हर फॉर्मूले में होता है, किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले, भौतिक विज्ञान के फॉर्मूले में अगर समानुपाती का साइन हटता है तो वहां एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगता है, वो r है यहाँ पे। यानी ये क्या हो जाता है, v अपॉन आर आई, या इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि v अपॉन आई आर। मेन ऐसे इजीली याद रहता है, राइमिंग अच्छी है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर ये r क्या है वो हम पढ़ते हैं। ये जो r है यही प्रतिरोध है। प्रतिरोध एक्चुअली क्या है, प्रतिरोध कुछ नहीं, बाधा, रुकावट। यानी किसी चालक में अगर धारा बह रही है, उसके बीच में जो बाधा आ रही है, जो रुकावट आ रही है, वही उसका प्रतिरोध है। जैसे आप चल रहे हैं और आपके सामने बहुत बड़ा बॉक्स लाके रख दिया गया है, तो आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। उस बॉक्स को धक्का देते देते आप चलेंगे आगे, तो आपकी स्पीड धीरे हो जाएगी। उसी तरह प्रतिरोध जब ज्यादा होगा तो धारा कम होगी, क्योंकि उसमें बीच में रुकावट आ गई है। प्रतिरोध अगर कम होगा, रुकावटें अगर कम होगी, तो स्पीड उसकी धारा की, करंट की ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्रतिरोध एक्चुअली क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ऑफकोर्स रुकावट पैदा करता है तो विरोध ही करता है। अब हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। करेक्ट है। मुझे अगर आई आर का फॉर्मूला चाहिए तो मैं आई को कहाँ भेज दूंगी, अपॉन में भेजूंगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। याद रखना, अगर इक्वल टू के इधर यहाँ मल्टीप्लाई में है कोई चीज तो यहाँ डिवाइड में जाएगी, और यहाँ अगर डिवाइड में है या कोई चीज तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगी। ये फॉर्मूला घुमाने का ही तरीका होता है, मतलब एक ही फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूले बना सकते हो। तो ये आई कहाँ चला जाएगा, अपॉन में यहाँ। तो फाइनली क्या बन जाएगा, v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, r। इस r को फ्लिप करके भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि क्या है, r बराबर v अपॉन आई। यही है, इसका सूत्र नहीं समझ में आ गया। अगर हमको ये एक सूत्र आता है, ये v अपॉन आई आर, तो हम इस आई की सूत्र भी निकाल सकते हैं, r का सूत्र भी निकाल सकते हैं, और v का सूत्र भी निकाल सकते हैं। वैसे v और i का एक एक सूत्र और है, जिसमें आपके पास में जैसे v का था w अपॉन क्यू, जिसमें वह कार्य है और आवेश था। v का क्या था, q अपॉन t, जिसमें आवेश और समय था। और अगर किसी में दिया हुआ आपको विद्युत विभव और प्रतिरोध और बोले धारा निकालनी है तो फिर ये सूत्र लगेगा, क्योंकि इसमें दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी इकाई, यानी इसका मात्रक देख लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ये ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और अभी हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, r इज इक्वल टू क्या था, v अपॉन आई। तो ये इसको बोलते हैं हम ओम, यानी 1 ओम इज इक्वल टू, v को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, आई को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 वोल्ट लगाने पर 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो ये 1 ओम प्रतिरोध होता है। करेक्ट है। अब इसमें हम इसका तो ये यहाँ पर मात्रक दिया हुआ है, सीधा सीधा वो आपको याद। अब इसको देखो, ये 3 फॉर्मूले तीनों इसी से बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले, v अपॉन आई आर, ये आपने लर्न कर लिया। आपको आई आर निकालना है अगर, तो ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आई। अगर i निकालना है तो r को उधर भेज देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ, v अपॉन r। यानी एक ही फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूला बना चुके हैं, ये तीनों यही है। ठीक है, अब धारा और प्रतिरोध में अंतर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बाधा ज्यादा होगी तो धारा कम होगी, रुकावटें थोड़ी कम होगी तो धारा ज्यादा हो जाएगी। वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है, एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे हैं कि यदि प्रतिरोध को हम 2 गुना कर दें, ये देखिए, यानी अगर R को हम 2R कर दें, डबल हो गया ना प्रतिरोध, तो धारा में क्या अंतर होगा। तो देखो, नॉर्मली हम धारा क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू v अपॉन R लिखते हैं। और अगर ये बोल रहा है कि नई धारा, यानी अगर हम उसका तो डबल कर दे, यानी यहाँ v अपॉन 2R कर दे, तो हम धारा को नया डैश कर दिया हमने, क्योंकि ये तो बिना, ये सिंपल थी, नॉर्मल प्रतिरोध था तो I। अब I डैश मतलब इसको डबल कर दिया हमने, इसको डबल कर दिया तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ये ऊपर इसको 1 इंटू वी भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको अलग कर दूंगी, 1/2 इंटू वी अपॉन आर। और ये v अपॉन आर क्या है, यही पुरानी धारा ये वाली, तो मैं क्या कहूंगी, 1/2 आई, नया आई डैश क्या बना, 1/2 आई, यानी वो धारा जो थी वो धारा कितनी हो गई, यहाँ पर आधी हो गई है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा ये याद रखना इस फॉर्मूले में
कि यदि हम प्रतिरोध को डबल कर रहे हैं तो धारा हाफ हो रही है। यदि हम प्रतिरोध को 3 गुना कर रहे हैं तो धारा 1/3 हो रही है। यदि हम प्रतिरोध को 4 गुना कर रहे हैं तो धारा 1/4 हो रही है। जस्ट उसके अपोजिट जाएगी, उसको अपॉन में लिख देना बस आप। जो प्रतिरोध होगा वो उसकी धारा हो जाएगी। ठीक है, प्रतिरोध जितना आप बढ़ाते जाओगे धारा उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि ये है, देखो ये अंश हर में है, ये अंश में है, तो ये अपोजिट चलते एक दूसरे के क्रॉस में है, तो एक बढ़ता है तो एक कम होता है। ठीक है, जबकि देखो विभव क्या है, विभव बढ़ता है तो धारा भी बढ़ती है, ये दोनों ऊपर लिखे हुए अंश में, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो टर्मिनलों पे विभवांतर कितना होता है, 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर से, यानी विद्युत हीटर वो सेम ही है, कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को हम लोग 120 वोल्ट कर दें। वेरी सिंपल, इसका आंसर देखो क्या होगा कि अगर ये क्या बोल रहे, धारा कितनी है 4 एम्पियर, तो वोल्ट कितना लग रहा है यहाँ पर 60 वोल्ट, करेक्ट है। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम वोल्ट को 120 कर दें, करेक्ट है, तो धारा कितनी बहेगी। अब एक बात सुनो, इन लोगों ने विद्युत हीटर सेम रखा है, यानी सेम ही चीज में वो धारा वोल्ट बदल रहे तो उनकी धारा में चेंज आ रहा है, यानी इन दोनों का प्रतिरोध तो सेम ही है, विद्युत हीटर का प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा। तो हम इससे पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे। देखिए R इजिकल टू आपको पता है V/I हो जाएगा, तो ये क्या है 60/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो प्रतिरोध कितना आया 15 ओम। अब यहाँ पर वापस हम रख लेंगे प्रतिरोध, हमारे देखो यहाँ पर क्या 3 में से 2 चीजें थी हमारे पास, हम तो R निकाल सकते थे। सेम यहाँ पर हमें I निकालना है, और I का फॉर्मूला क्या होता है, यही V/R, और हमारे पास क्या है V और R दोनों है यहाँ पर, क्योंकि R तो सेम है, इसका जो इस कंडीशन में प्रतिरोध था वही इस कंडीशन में प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा है, इसने बोला ही नहीं यहाँ पे कि प्रतिरोध चेंज, यानी प्रतिरोध सेम है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, I इजिकल टू V, अब कितना हो गया 120, प्रतिरोध तो वही है जो इधर था, तो कितना हो गया 15 8 जा 120, तो I कितना हो गया 8 एम्पियर, I कितना हो गया 8 एम्पियर, करेक्ट है। यानी इन्होंने क्या किया, वोल्ट और धारा को ऊपर नीचे किया, जबकि प्रतिरोध वही रहा है। तो हमने पहली कंडीशन में इसका प्रतिरोध निकाल लिया, फिर इसका धारा निकाल लिया इसमें प्रतिरोध रख के। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोध। ओके, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये जो प्रतिरोध नहीं है सिर्फ यहाँ पर आगे लिखिएगा परिवर्ती प्रतिरोध है। ये क्या होता है, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक, ये एक तरह के उपकरण है। ठीक है, उपकरण है, मतलब किसी परिपथ में ये उपकरण लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि वो परिपथ में वोल्टेज सेम रख रहे हैं, यानी 120 है तो 120 वोल्ट रख रहे हैं, 60 वोल्ट है तो 60 वोल्ट रख रहे हैं, हम वोल्ट चेंज नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, धारा को ऊपर नीचे हमको करना है, तो कैसे कर रहे हैं, उसके प्रतिरोध को बढ़ाकर या घटाकर कर रहे हैं। ये उपकरण क्या करते हैं, प्रतिरोध कम कर सकते हैं, प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं, उससे क्या होगा, धारा कम या ज्यादा होगी। ये देखिए, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रतिरोध को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जबकि वोल्टेज स्थिर रहेगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि इसमें वोल्टेज को चेंज नहीं करना है और धारा को बढ़ाना घटाना है। तो इन्होंने क्या लगा सकते हैं, या तो परिवर्ती प्रतिरोध लगा सकते हैं या धारा नियंत्रक, दोनों एक ही चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों अलग उपकरण है पर उनका काम एक ही है। जैसे धारा नियंत्रक है वो कंटिन्यूसली धारा ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूज होता है, जबकि परिवर्ती प्रतिरोध थोड़ा किया फिर थोड़ा टाइम रुके फिर थोड़ा किया, मतलब कभी कभी काम लेने के लिए परिवर्ती प्रतिरोध यूज होता है। तो एक तरह का उपकरण है जिसमें धारा बढ़ाते हैं घटाते हैं, जैसे कि फैन का रेगुलेटर है। ठीक है, ये देखिए फैन के रेगुलेटर में आप क्या करते हो, उसको घुमाते हो, उसमें क्या हो रहा है, उसका वोल्टेज तो वही है अपने घर का, फिर भी वो फैन कम हो रहा है ना, क्योंकि हम उसके प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, उससे धारा कम हो जाएगी, फैन कम हो जाएगा। समझ गया। नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि ऊंचा प्रतिरोध है मतलब खराब चालक है, बाधा ज्यादा है तो धारा कम बहेगी, तो अच्छा चालक नहीं होता है। जिसका प्रतिरोध कम होता है, रुकावटें अगर कम है तो धारा इजीली बहेगी, तो वो अच्छा चालक होगा। मेन तो ये है यहाँ पर कि चालक का प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है, वो है तार की लंबाई और तार की मोटाई का क्षेत्रफल, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तार की लंबाई मतलब धारा जो है तार की लंबाई के समानुपाती है, और धारा जो है प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो मोटाई के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर ऐड कर दूंगी, मैंने आपको प्रोवाइड करवाऊंगी तब नोट्स। ये R जो है
प्रतिरोध वो लंबाई के समानुपाती होने हैं, समान अनुपात में, जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, करेक्ट है। और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, उल्टे चलेंगे ये लोग, ठीक है। अब इसको हम गणितीय रूप में देखो कैसे लिखते हैं यहाँ पर, कि इन्होंने ये दोनों है, इसको मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं R समानुपाती L अपॉन A। ये समानुपाती A के लिए समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का साइन है क्योंकि अपॉन में, और L के लिए समानुपाती का साइन है क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है। तो हम इस तरह लिखा जा सकता है इसको, करेक्ट है। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, R समानुपाती L अपॉन A है अगर, तो आपको पता है कि समानुपाती का साइन हटके अगर इक्वल टू लगाते हैं, जब मैंने बताया था आपको, तो एक नियतांक लगता है जो यहाँ पर रो होगा, ये लगेगा, और यहाँ पे L इंटू L अपॉन A एज इट इज आ जाएगा। ये जो रो है वो क्या है, वो प्रतिरोधकता है। अब आप सोचेंगे प्रतिरोधकता क्या है, अभी प्रतिरोध पड़ा, अभी प्रतिरोधकता आ गया, हम इसको भी देखते हैं, समझते हैं। देखिए प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का स्वयं का गुण है जो बताती है कि उस पदार्थ का प्रतिरोध कैसा है। रीड करने में आपको अटपटा लग रहा होगा, मैं क्लियरली आपको समझा देती हूँ क्या होता है। तो उससे पहले हम ये देखते हैं एक बार इसका सूत्र। हमने सूत्र क्या देखा था पहले, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A देखा था। अब इसको अगर हम यहीं छोड़ दें और इस पूरे को उधर लेके जाएं यहाँ, तो क्या होगा, A ऊपर आ जाएगा और L नीचे चला जाएगा, यानी R यहीं का यहीं, और उल्टा हो जाएगा, A अपॉन में आएगा और L नीचे आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। ये रो का सूत्र है, ये वाला, करेक्ट है। इसका मात्रक क्या होगा, आपको पता है R को हम क्या लिखते हैं, ओम से, करेक्ट है। और ये क्या है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर लिखते हैं। ये क्या है, लंबाई, लंबाई को हम कैसे लिखेंगे, मीटर में, मीटर लिखते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर काट दूं तो पीछे क्या बचेगा, 1 मीटर, यानी हम रो को क्या लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। ये देखो, ये ओम है और इसके साथ ही मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया अपना ऊपर नीचे, तो 1 ही मीटर बचा। तो रो का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता मात्रा ओम इंटू मीटर। कहीं आपको अगर दिया हुआ वैल्यू, कि आपके पास ये वैल्यू लिखा हुआ भी नहीं हो प्रतिरोधकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओम इंटू मीटर लिखा है अगर मात्रक में, कि 10 ओम इंटू मीटर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध की बात कर रहा है। सिर्फ मात्रक से आप समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है, करेक्ट है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली प्रतिरोध और प्रतिरोधकता होता क्या है। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, जैसे तांबा है, तांबे का खुद का गुण कुछ प्रतिरोध होता है, वो है उसकी प्रतिरोधकता। बट अगर तांबे का तार है, तांबे का लोटा है, उसको किसी शेप में हम डाल दें तो वो है प्रतिरोध। नहीं समझ में आया, ये तार है, 4 मीटर का है, ये तांबे का है। एक तार मैं और लेती हूँ, 2 मीटर का लेती हूँ, वो भी तांबे का है। अब दोनों तांबा है तो उसकी प्रतिरोधकता सेम है, क्योंकि उसका पदार्थ का खुद का गुण है, तांबे का खुद का गुण कुछ है, प्रतिरोध होता है उसमें, वो प्रतिरोधकता है। चाहे वो 4 मीटर का है चाहे 2 मीटर का, वो सेम है। बट प्रतिरोध जो होता है वो 4 मीटर वाले का अलग होगा, 2 मीटर वाले का अलग होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था प्रतिरोध लंबाई पे निर्भर करता है, मोटाई पे निर्भर करता है। तो प्रतिरोध 4 वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा, 4 मीटर वाले का, 2 मीटर वाले का कम होगा, ये डिफरेंस है। यानी प्रतिरोधकता की अगर बात हो रही कहीं दिया हुआ, यानी उस पदार्थ के गुण की बात हो रही है, और प्रतिरोध दिया हुआ है मतलब उसके शेप की भी बात हो रही है, किस लोटे के शेप में उसका प्रतिरोध अलग है, तार के शेप में तांबा वो अलग प्रतिरोध का है, जबकि प्रतिरोधकता दोनों की सेम होगी, करेक्ट है, समझ में आया, ये यही लिखा हुआ है आगे। अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों ताप पे निर्भर करते हैं, ठीक है, दोनों ही ताप पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चालक, गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, अच्छे चालक बुरे चालक हम देखते हैं। देखो जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, मैंने कहा जिसकी रुकावट बहुत कम होगी जिनमें तारों में, जैसे 10 की घात -8 से 10 की घात 6, वो प्रतिरोध क्या होंगे, बहुत कम है, तो उसमें क्या होगा, धारा बहुत अच्छी होगी। जिसके प्रतिरोध बहुत कम होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, जिसमें क्या होता है कि धातु और मिश्र धातु शामिल है, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। इवन मिश्र धातु की धातुओं से भी अच्छी होती है कम होती है प्रतिरोधकता, और अच्छे चालक होते हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तारों में, सर्किटों में, अन्य विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अब एक बात याद रखना, सर्वश्रेष्ठ चालक है वो चांदी है, उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम आते हैं। आप सोचेंगे अगर सर्वश्रेष्ठ चालक चांदी है तो हम चांदी के तार क्यों नहीं लगाते, क्योंकि चोरी हो जाएंगे, इसलिए इसकी सेकंड ऑप्शन जो अपने पास है ये तांबा, उसका यूज किया जाता है। उसके बाद पहले एल्यूमिनियम के कुछ उपकरण आते थे, आजकल तांबे के प्रीफर किया जाता है, क्योंकि सबको अब पता है कि तांबा ज्यादा टिकता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और उसकी चालक धारा उसमें अच्छी प्रवाहित होती है। अब देखिए मिश्र धातु है, मिश्र धातु में क्या है कि प्रतिरोधकता शुद्ध धातु से अधिक होती है। मिश्र धातु क्या होगी, कॉपर है, जिंक है, आयरन है। अब इनको अगर मिक्स कर दो, 2-3 धातुओं को मिक्स करने से, मिश्रित करने से जो बन रहा है वो मिश्र धातु होती है।
एक इंपॉर्टेंट चीज है मिश्र धातु, जैसे निक्रोम जो होते हैं, ये एक मिश्र धातु है, और ये हीटर है, गीजर है, इसमें इस धातु का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है देखती बताती हूँ मैं आपको, कि मिश्र धातु का जो उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता। अब मेरी बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता ही हर एक का, चाहे मिश्र धातु है चाहे, हालांकि कम होता है बट कुछ तो होता है। अब जो प्रतिरोध होता है और उसमें हम बहुत ज्यादा करंट देंगे, किसी में जैसे तार है उसका कुछ प्रतिरोध तो है, और करंट हम बहुत ज्यादा देते जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी। हीट उत्पन्न होगी तो अगर वो तार जल्दी गलने वाला है तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, जल जाएगा। इसीलिए हम मिश्र धातु के तार का यूज करते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी जलता नहीं है। वो क्या, उसको ताप सहन करने की क्षमता बहुत उच्च होती है। तो अगर प्रतिरोध उसमें धारा कितनी अच्छी दोगे आप, उससे हीट उत्पन्न होगी, और उस ताप का यूज भी किया जा सकता है। जैसे कुछ हीटर होते हैं जिससे हाथ सेके जाते हैं, गीजर में पानी गर्म होता है, वैसे इस्त्री होती है उससे कपड़े हम आयरन करते हैं, करेक्ट है। इसका यूज देखिए, इसी कारण उन्हें उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहां उस तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत इस्त्री, हीटर वगैरह, ठीक है। अब कुचालक क्या है, कुचालक वो है जिनका प्रतिरोध देखिए 10 की घात 12 से 10 की घात 17, कहाँ 10 की घात -8 से 10 की घात 6 था, -6 माइनस में था। और ये देखिए 10 की घात 12, यानी 10 इसके आगे तुम कितना 11 जीरो जोड़ोगे, टोटल 12, तो 10 की घात 12, 12 बहुत मायने रखता है ना, कितना लंबा, यानी इसका प्रतिरोध इतना उच्च है कि धारा बहने ही नहीं देता। ये जो प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, इनका प्रतिरोध इतना उच्च होता है कि धारा बहने नहीं देता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं सारणी में। देखो सबसे पहले सिल्वर है, उसका प्रतिरोध दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया है। ये लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने मेन इसलिए डाला है क्योंकि जो कॉन्स्टेंट है वो कॉपर और निकल से बनता है, मैग्नीज कॉपर और मैग्नीशियम निकल से बनता है, और निक्रोम जो है निकल क्रोमियम मैग्नीज और Fe से बनता है। ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके यहाँ पे डाला। किसका तार का यूज होता है, निक्रोम, और किससे बनी हुई होती है। वैसे तो आपको इन तीनों को लर्न रखना है, और आपको ये पता है कि 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 के बीच में होता है। ये इधर कर लेती हूँ थोड़ा मैं इसको, आपको पता है कि 10 की पावर -8 से कहाँ तक होता है, 10 की पावर -6 तक। तो जो भी अगर आप बाई चांस पूछ भी लिया जाए तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी कि जिसके पीछे ये है वो अच्छा चालक है, ठीक है। बाकी सिर्फ ये आपको नाम रखने के लिए मैंने ये टेबल दी, उसमें आगे कुछ नहीं है। अब देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है क्योंकि उच्च ताप सहन कर सकता है, और तांबे विद्युत संचरण के लिए तांबे और कॉपर एल्यूमिनियम का यूज होता है, ये आपको पता है। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, क्योंकि उसमें क्या ताप सहन करने की कैपेसिटी बहुत होती है, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि टंगस्टन में जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है वो किसका यूज है, किसका बना होता है। अब ये देखिए दिए गए पदार्थ के क्वेश्चन आ गए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इन्होंने बोला है कि L लंबाई और A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई हाफ और मोटाई 2 है। मेरी बात सुनिए, इन्होंने क्या दिया हमको दिया है प्रतिरोध, सॉरी R इज इक्वल टू हमको क्या दिया है 4 ओम। अब R का फॉर्मूला क्या आपको पता है, इसको हटा दो। R का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। हम यही फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में L और A दिया हुआ है, तो हमको R का वो फॉर्मूला लिखना है जिसमें L और A हो, वरना R इज इक्वल टू V/I भी होता है, बट इसमें V और I दिया हुआ नहीं, तो हमने यही फॉर्मूला लिया। और इसका आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा अगर हम यहाँ पर L को क्या कर दें, हाफ कर दें, L/2 कर दें, और A को क्या कर दें, डबल कर दें, 2A कर दें, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये बोल रहे हैं। यानी अब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो, इस L की जगह हम क्या लिखेंगे, L/2/2A। इसको हम ये भी लिख सकते हैं रो इंटू L/2 इंटू 2A। ये 2 नीचे आ जाता है यहाँ पर, ये 2 जो है ये यहीं पे आ जाएगा नीचे, और ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब 2 जो क्या होता है 4, तो ये क्या बनेगा देखिए, R इज इक्वल टू रो 1/4 इंटू क्या है L/A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ R इज इक्वल टू 1/4 इंटू रो, यहाँ का यहाँ लिख दिया मैंने, इंटू L/A। यानी ये जो है इसको मैंने आगे लिखा है और इसको यहाँ भेज दिया इसके पास। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, आगे पीछे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास स्टार्टिंग में दी हुई थी, ये देखिए 4 ओम, ये वही वैल्यू है। ये वैल्यू जब दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, और इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 4, ये जो है
ये पूरी वैल्यू 4 पुट कर दी, 4 से 4 चला गया तो आर कितना बचा, आर इज इक्वल टू बचा 1, इसका आंसर। यानी अगर प्रतिधारा को लंबाई को डबल कर दें और क्षेत्रफल को आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, इस ये 1/4 हो जाएगा इसका, तो 4 से 4 कट गया और ये 1 आ गया, 1 ओम हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम जो बचा हुआ टॉपिक है वो करेंगे और फिर उसके PYQs करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। मैं बोलना भूल जाती नहीं तो अब बोल रही हूँ। थैंक यू।